Hello students, welcome to the online classes of Ambition Study Center. So आपको पता है हम लोग ने हमारा फर्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन स्टार्ट किया था. उसमें हमने हेरिडिटी वाला पार्ट और इवोल्यूशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है. कल के लेक्चर में हमने देखा था कि इवोल्यूशन क्या होता है, कैसे इवोल्यूशन आ रहा है, फिर इस इवोल्यूशन को प्रूव करने के लिए जो एविडेंसेस हैं, जो फैक्टर्स है, वो भी हमने सारे 6 एविडेंसेस कल के लेक्चर में देखे थे. सो मूविंग ऑन टू न्यू टॉपिक, बट बिफोर दैट आप सब लोग अपना अटेंडेंस लगा दीजिए. कमेंट बॉक्स में जाके अपना फुल नेम वहाँ पे टाइप करके अपना अटेंडेंस वहाँ पे आप लोग लगा दीजिए. सो हमारा आज का टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक इज डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. हमारा पहला टॉपिक है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. ना सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शन के बारे में हम पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं. व्हाट इज दिस नेचुरल सिलेक्शन? दिस नेचुरल सिलेक्शन मीन्स कि जो भी ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे प्रेजेंट है उनका सिलेक्शन किसने किया है? नेचर ने किया है. अब किस तरीके से नेचर ने सिलेक्शन किया है वही हमको यहाँ पे देखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थ्योरी वाज गिवन बाय डार्विन. ये थ्योरी दी थी चार्ल्स डार्विन ने, इसलिए इसको कहा जाता है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. डार्विन ने एक किताब लिखी थी, एक बुक लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, और उसमें उन्होंने इस थ्योरी के बारे में बताया. ठीक है, तो उनकी थ्योरी कहती है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी जो फिट है सर्वाइव करने के लिए. फिट इन द सेंस वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस, वहाँ के सारे एटमॉस्फेयर में उसने अपने आप को ढाल लिया है, एडजस्ट कर लिया है, तो वो फिट कहलाएगा वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, वहाँ पे जिंदा रहने के लिए. ठीक है, तो वो हो गया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. वो उस पे ही बेस्ड है हमारी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में. जो फिट होगा सर्वाइव करने के लिए नेचर उसी को सिलेक्ट करेगा. जो फिट ही नहीं है सर्वाइव करने के लिए उसका नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता है. ठीक है, सो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. जो फिट है सर्वाइव करने के लिए उसका नेचुरल सिलेक्शन होता है. और ये उसने किस में कहा था? उसने एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसमें उसने ये चीज बताई थी. ठीक है, नेक्स्ट वी सी दैट ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली. जो ऑर्गेनिजम्स है यानी सारे ही मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ पे प्रेजेंट है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? वो रिप्रोड्यूस करते हैं प्रोलिफिकली. प्रोलिफिकली मतलब इन लार्ज नंबर में वो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को वो बर्थ देते हैं. क्यों लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को उनको बर्थ देना पड़ता है? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जैसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को बर्थ तो देते हैं, लेकिन सारे के सारे जो उनके ऑफस्प्रिंग है वो सारे के सारे सर्वाइव नहीं कर पाते बेटा. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 10-15 ऑफस्प्रिंग्स को जन्म दिया, रिप्रोड्यूस किया, तो उसमें से हार्डली 3-4 सर्वाइव कर पाते. वाई? बिकॉज देयर इज कॉम्पिटिशन. वाई? बिकॉज देयर इज कॉम्पिटिशन. अब कॉम्पिटिशन किस चीज़ के लिए? उनका कॉम्पिटिशन आपस में भी है, उनका कॉम्पिटिशन दूसरे एनिमल्स से भी है. अभी कॉम्पिटिशन को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कुछ ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, जैसे कि हमारा हॉर्स, गोट, काऊ, ये सब क्या करते हैं? ग्रास खाते हैं. तो अभी इनमें कॉम्पिटिशन होगा. कॉम्पिटिशन हॉर्स का हॉर्स के साथ भी होगा और हॉर्स का दूसरा एनिमल्स के साथ भी होगा फूड के लिए, है ना. यानी कॉम्पिटिशन बहुत ही भयंकर तरीके से कॉम्पिटिशन ही चालू रहता है सारे ही एनिमल्स में. अब वो कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए जिसने एसेंशियल मॉडिफिकेशन यानी अपने आप में कुछ बदलाव लाए, जिसने अपने आप में बदलाव लाए, जरूरी बदलाव जिसने लाए, वो कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए वो ही सस्टेन कर पाएगा, यानी वो ही जिंदा रह पाएगा. कौन? जिसने अपने आप में कुछ बदलाव लाए हैं. किस चीज़ के लिए? कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए. बदलाव क्या हो सकता है? बैक टू आवर एग्जाम्पल, वहाँ पे हॉर्स कैसा है? तेज दौड़ के जाके वो ग्रास को खा सकता है ना. तो अगर हमारे पास लिमिटेड फूड अगर है तो उसमें से हॉर्स ने एसेंशियल मॉडिफिकेशन शो किया. कंपटीशन जीतने के लिए वो दौड़ के जाएगा, ग्रास खा लेगा. बाकी एनिमल्स को ग्रास मिल पाएगा क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि उन्होंने एसेंशियल मॉडिफिकेशन नहीं शो किए. मतलब वो फिटेस्ट हो गए क्या? नहीं. फिट टू लिव हुए क्या? नहीं. तो वो पेरिश हो जाएंगे, यानी उनकी डेथ हो जाएगी. इस तरीके से कंपटीशन चलता रहता है. इसका मतलब जो एसेंशियल मॉडिफिकेशन शो किया वो वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए एकदम फिटेस्ट हो गया, इसलिए नेचर ने उसका सिलेक्शन किया कि ये अभी फिट है, ये इन कंडीशंस में अपने आप का गुजारा कर सकता है, इसीलिए वो जिंदा रहेगा. जो गुजारा नहीं कर सकता है वो जिंदा नहीं रहेगा. मतलब उसका सिलेक्शन कौन कर रहा है?
नेचर सिलेक्शन कर रहा है, ठीक है। अब जो सिलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स है, सिलेक्टेड मतलब जो फिट है सर्वाइव करने के लिए, वो रिप्रोड्यूस करेंगे। अब ये सिलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स ने कुछ मॉडिफिकेशन भी शो किए हैं जो पहले उनके पास थे। क्या पहले उनके पास में ये मॉडिफिकेशंस नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप में कुछ मॉडिफिकेशंस लाए फिट बनने के लिए। मॉडिफिकेशंस लाने के बाद उन्होंने बाद में उन्होंने रिप्रोड्यूस किया, है ना। तो रिप्रोड्यूस करेंगे तो वो जो उन्होंने मॉडिफिकेशंस लाए वो उनके यंग वंस में, वो उनके ऑफस्प्रिंग में वो सारे मॉडिफिकेशंस आ जाएंगे। वो सारे मॉडिफिकेशन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स रिप्रोड्यूस करने के बाद उनके ऑफस्प्रिंग में आ जाएंगे और इस तरीके से वहाँ पे एक न्यू स्पीशीज तैयार होगी। न्यू स्पीशीज इसलिए हम कह रहे हैं, है ना। जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाते हैं तो एक नई स्पीशीज तैयार हो जाती है। नई स्पीशीज मतलब क्या, जिसमें बहुत क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स एक साथ रखेंगे तो हो जाएंगी स्पीशीज। लेकिन क्योंकि इन्होंने मॉडिफिकेशन शो किया, यानी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट से डिफरेंट होगी, मतलब ही वहाँ पे एक न्यू स्पीशीज तैयार हो गई है, ठीक है। अब ये थ्योरी सबने एक्सेप्ट की, वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी थी, लेकिन इसके भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस थे। कुछ साइंटिस्ट ने इसमें भी ऑब्जेक्शन शो किए थे। अब क्या ऑब्जेक्शंस थे? देखो, पहला ऑब्जेक्शन था नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर फॉर इवोल्यूशन, यानी इवोल्यूशन सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन की वजह से नहीं हो रहा है, बहुत से अलग फैक्टर्स भी है। यानी जो सर्वाइव करने के लिए फिट था वो ही इवॉल्व होता चला गया, ऐसा नहीं है। उसके बाद में कुछ मॉडिफिकेशंस ऐसे थे जो यूजफुल थे, लेकिन कुछ यूजलेस मॉडिफिकेशन भी थे। अब वो मॉडिफिकेशन ही यूजलेस है तो वो मॉडिफिकेशन किसी काम के नहीं है, तो क्या वो उसको फिट बना रहे हैं सर्वाइव करने के लिए? नो। तो फिर ऐसे मॉडिफिकेशन उसमें आए ही क्यों? वो एक ऑब्जेक्शन था, ठीक है। नेक्स्ट था कि स्लो एंड एब्रप्ट चेंजेस, यानी कुछ चेंजेस जो थे वो एकदम ही स्लो चेंजेस थे, धीरे धीरे आए, और कुछ थे एब्रप्ट मतलब सडन चेंजेस थे। तो ये कैसे आए वो बता नहीं पाया था। उसने बोला था चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन क्यों आए, कैसे आए, वो डार्विन बता नहीं पाया था। ठीक है, तो अभी इसके पहले अपन ने देखा था डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अभी उसके बाद का जो अपना टॉपिक है वो है लमार्किज्म। लेकिन उसके पहले सब लोग अपने कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से अटेंडेंस लगा दो, प्रेजेंट ही लगा दो नाम के साथ, ठीक है। सो अभी अपन मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में, वो है लमार्किज्म। लमार्किज्म इसलिए क्योंकि ये लमार्क नाम के साइंटिस्ट ने इस कंसेप्ट को दिया था, इसलिए उस पूरे कंसेप्ट को कहा जाता है या उस पूरे प्रिंसिपल को कहा जाता है लमार्किज्म, ठीक है। सो लमार्किज्म में क्या हो रहा है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कल ही आपको बताया था मॉर्फोलॉजी मतलब उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस में कोई भी एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसा दिख रहा है एक्सटर्नली, वो हो जाएंगे उसकी मॉर्फोलॉजी। जैसे हमको दो हाथ है, दो पैर है, या बाकी एनिमल्स क्वाड्रूपेडल होते हैं, 4 लेग्स होते हैं, ठीक है। तो वो सारी होगी उनकी मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल अपीयरेंस। अब वो मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं चेंजेस? ड्यू टू एक्टिविटीज और लेजीनेस ऑफ दैट ऑर्गन। किस वजह से? देखो, एक्टिविटी या लेजीनेस। कहने का मतलब ऐसे, कल मैंने आपको शायद एक एग्जांपल भी दिया था कि इफ हम हमारा थंब यूज करना बढ़ा दे तो हो सकता है थंब का साइज बढ़ जाए, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, थंब का साइज बढ़ गया मतलब हमारे मॉर्फोलॉजी में चेंज आ गया ना, हमारे एक्सटर्नल अपीयरेंस में चेंज आ गया ना, थंब का साइज बढ़ गया। तो क्यों बढ़ा थंब का साइज? क्योंकि हमने इस ऑर्गन की एक्टिविटी बढ़ा दी, ठीक है। अब ऐसे क्या होगा, लेजीनेस। अगर कोई हम ऑर्गन यूज ही नहीं कर रहे तो विथ टाइम वो ऑर्गन क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी से रिमूव भी हो सकता है। जैसे जिसकी जरूरत होती है वो और डेवलप होता चला जाएगा हमारे बॉडी में, और जिसकी भी जरूरत हमें नहीं है वो क्या होगा, लेजीनेस हम शो कर रहे हैं, यानी वो ऑर्गन को यूज नहीं कर रहे तो हमारे बॉडी से रिमूव भी हो जाएगा। अगेन, कोई भी चीज सडनली तो नहीं होने वाली है, इट विल टेक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन कोई भी चेंज आने के लिए, क्योंकि अभी तक हम तो ये मैं कंसिडर करती हूँ कि अच्छे से समझ चुके हैं, कोई भी चीज़ सडनली आती नहीं है, कोई भी ऑर्गन सडनली रिमूव भी नहीं होता है बॉडी में, उसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं, जो हमने वेस्टिजियल ऑर्गन वगैरह में भी देखा। तो इसीलिए वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अकॉर्डिंग टू लमार्क जो भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं वो डिपेंड कर रहे हैं एक्टिविटीज और लेजीनेस की वजह से। अब क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पे इवोल्यूशन हो रहा है। चेंजेस आ रहे हैं मतलब ही
ओके, सो दिस वाज द कंसेप्ट गिवन बाय लमार्क। तो इसको इस पूरे प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट इसी पे बेस्ड है ना। कोई ऑर्गन को हम यूज कर रहे हैं तो वो डेवलप होगा, और डेवलप होगा तो उसके मॉर्फोलॉजी में चेंज आएगा। अगर हम किसी को यूज भी नहीं कर रहे तो वो रिमूव होता चला जाएगा आने वाले जनरेशन में। एंड इफ इट गेट्स रिमूव देन ऑल्सो द मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल अपीयरेंस इज अफेक्टेड। दोनों केस में एक्सटर्नल अपीयरेंस मॉर्फोलॉजी चेंज होने वाला है, और कुछ भी चेंज हुआ मतलब वहाँ पे क्या हुआ बेटा, इवोल्यूशन हैज टेकन प्लेस। अब हम इसको एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। Our first example is neck of giraffe. Neck of giraffe. Now हमेशा से जो जिराफ का नेक है ना बेटा वो टॉल नहीं था, हमेशा से जिराफ का नेक टॉल नहीं था। तो क्या हुआ, वो जिस एरिया में पाया जाता है ना वहाँ पे लॉन्ग ट्रीज होने की वजह से क्या करते थे, वो लीव्स तक पहुँचने के लिए अपनी जो नेक है उसको ऐसे ऊंची उठा देते, ठीक है, लीव्स तक पहुँचने के लिए। अब ये एक्टिविटी वो करते रहे बहुत हजारों सालों तक। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हुआ, उनका यूज बढ़ गया उस ऑर्गन का, है ना, एक्टिविटी बढ़ गई उस ऑर्गन की। तो क्या हुआ, जो नेक है जिराफ की वो एकदम टॉल हो गई, ठीक है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि जिराफ अभी ऐसे रीजन में रह रहे जहाँ पे फिर से शॉर्ट ट्रीज हो जाए तो उनको फिर नीचे झुकना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा, उसकी नेक हो सकता है कि आने वाले सब 100 और 1000 ईयर्स में फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाए। लेकिन नॉर्मली ऐसा होगा नहीं पाए, बिकॉज जिराफ जनरली जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे ट्रीज कैसी होती है, लॉन्ग ट्रीज होती है, तो उनको नेक लंबी करनी अपनी पड़ी। नेक्स्ट देखेंगे हम विंग्स ऑफ एमू एंड ऑस्ट्रिच। एमू एंड ऑस्ट्रिच क्या है, बर्ड्स है, बट क्या ये लोग इजीली फ्लाई कर सकते हैं, दोनों बर्ड्स इजीली फ्लाई कर सकते हैं क्या, नो। बाय एकदम उनका वेट बढ़ गया है, बॉडी वेट बढ़ गया है, एक तरीके से बोल सकते हो आप, मस्त वो खा खा के अच्छे मोटे हो गए हैं, वेट उनका बढ़ गया, वो हैवी होने की वजह से वो उड़ नहीं पाते हैं, तो उनके विंग्स किसी भी काम के रहेंगे क्या, विंग्स किसी भी काम के नहीं रह गए। विंग्स उनके पास है बट हम कह सकते हैं कि वो एक तरीके से नॉन फंक्शनल है, क्योंकि उसका लेजीनेस की वजह से कहो या डिसयूज होता चला गया, उसका कोई भी काम नहीं रहा, यानी मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आए, यानी इवोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट देखो शोल्डर्स ऑफ आयरन स्मिथ। आयरन स्मिथ मतलब जो लोहार होता है, उसके शोल्डर्स एकदम स्ट्रांग हो गए। क्यों स्ट्रांग हो गए, क्योंकि उसकी एक्टिविटी क्या है, वो हैमर लेके लोहा पीटने का काम करता है वो, है ना, उसकी वजह से उसके शोल्डर्स एकदम ब्रॉड और स्ट्रांग हो गए। वाई, बिकॉज उसकी उस ऑर्गन की एक्टिविटी बढ़ गई, ऑर्गन की एक्टिविटी बढ़ गई तो वो ऑर्गन और डेवलप होता चला गया। जैसे इसकी नेक, इसके शोल्डर, इन्होंने एक्टिविटी बंद कर दी तो इसका ऑर्गन कैसा हो गया, कम डेवलप होना चालू हो गया, यानी एक तरीके से क्या बोलेंगे हम उसको, डिग्रेड होने लगा। नेक्स्ट लेग्स ऑफ स्वान एंड डक। स्वान एंड डक के आप लेग्स देखेंगे तो वो क्या करते हैं, ये लोग पानी में रहते हैं, तो इनके लेग्स आप ऑब्जर्व करोगे ना बेटा तो इस तरीके से कुछ होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको पानी में स्विम करने में मदद करते हैं। इनके लेग्स जो है वो पानी में स्विम करने में मदद करते हैं। नॉर्मली लेग्स ऐसे होने चाहिए उनके प्रॉपर ऐसे फिंगर्स टाइप में, लेकिन ऐसे नहीं होते हैं, पहले ऐसे ही थे, लेकिन क्योंकि वो पानी में रहते हैं तो उन्होंने मॉडिफिकेशन शो किया, यूज उसका बदल गया, वो किसके यूज करने लगे, उसको स्विम करने के लिए। लेग्स ऑफ स्नेक्स। नाउ स्नेक्स को भी हमेशा से लेग्स नहीं थे, ऐसा नहीं है, अर्लियर बहुत सालों पहले मे बी स्नेक्स क्या होंगे, स्नेक्स को लेग्स होते होंगे। नाउ स्नेक्स क्या करते हैं, वो क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं वो जमीन पे। वो जब जमीन पे रेंगते हैं तो उनको चलने के लिए लेग्स की आवश्यकता नहीं है, और उल्टा जब वो क्रॉल कर रहे हैं तो लेग्स उनको क्रॉल करने में दिक्कत देंगे। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच उस ऑर्गन का कुछ यूज नहीं रहा, उस ऑर्गन का जब कुछ यूज ही नहीं रहा तो वो ऑर्गन क्या हो गया, उसके बॉडी से गायब हो गया। इस प्रोसेस को भी अगेन आई एम सेइंग बहुत ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस है, इसको भी काफ़ी सारे जनरेशन्स लगे होंगे, ठीक है, तब जाके ये सारे चेंजेस आए हैं। एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, दीज ऑल आर एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एक्वायर्ड मतलब क्या, ऐसे कैरेक्टर्स जो हमेशा से उनके पास नहीं थे, वो उन्होंने एक्वायर किए। किस बेसिस पे एक्वायर किए, यूज के बेसिस पे या डिसयूज के बेसिस पे। इफ यूज उसका है तो वो और डेवलप होते चले गए, डिसयूज है तो वो नॉन फंक्शनल होते चले गए। जैसे इसके विंग्स, या उन्होंने मॉडिफिकेशन शो किए। ये सारे कैरेक्टर्स कैसे एक्वायर्ड, उन्होंने एक्वायर किए, कैरेक्टर्स हासिल किए।
अब उसने क्या बोला कि कैरेक्टर्स एक्वायर किए, तो ठीक है, अब ये कैरेक्टर्स ट्रांसफर भी हुए नेक्स्ट जनरेशन में। ये कैरेक्टर्स उन्होंने एक्वायर किए, मतलब कैसे? जिराफ में मॉडिफिकेशन है लॉन्ग नेक, उन्होंने वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर भी किया वो कैरेक्टर, यानी आने वाले जिराफ, जब एक जिराफ में मॉडिफिकेशन आ चुका है तो आने वाले नेक्स्ट जिराफ में भी क्या होगा, वो ट्रांसफर होंगे कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में। और इसी को कहा गया थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स समझ में आ गए सबको, यानी ऐसे कैरेक्टर्स जो हमेशा से उनके पास नहीं थे, ऐसे कैरेक्टर्स जो उन्होंने अपने लाइफ में हासिल किए, जैसे कि इसकी नेक, विंग, शोल्डर्स जो स्ट्रॉन्ग हो गए, समझ में आ रहा है, लेग्स ऑफ स्नेक जो गायब हो गए, ये सारे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो उन्होंने हासिल किए, ये इनहेरिट हो रहे हैं। इनहेरिट हो रहे हैं मतलब आने वाले नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। इनहेरिट होना मतलब आने वाले नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं। एक तो यहाँ पे दो चीजें, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक पार्ट ऐसा कह रहा है कि कैरेक्टर्स उन्होंने एक्वायर किए। एक्वायर किस बेसिस पे किए? यूज या डिसयूज के बेसिस पे, ठीक है। जो यूज था वो डेवलप होता चला गया, डिसयूज वाला गायब हो गया, जैसे कि विंग्स, जैसे कि लेग्स, ठीक है, वो उन्होंने एक्वायर किए। सेकेंड पार्ट इस थ्योरी का ऐसा है कि वो कैरेक्टर्स उन्होंने इनहेरिट किए, मतलब नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर किए। एंड दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को ही कहा जाता है लैमार्किज्म। एक तो आप बोल लो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, या फिर लो लैमार्किज्म। लैमार्किज्म इसलिए क्योंकि लैमार्क नाम के साइंटिस्ट ने इस कंसेप्ट को दिया था। तो ये क्लियर हो गया है सबको, ठीक है। इसमें दो पार्ट है, कौन से दो पार्ट? एक तो कैरेक्टर्स एक्वायर हो रहे हैं, दूसरे वो इनहेरिट हो रहे हैं। नाउ डेवलपमेंट और डीजनरेशन ऑफ ऑर्गन वाज एक्सेप्टेड, यानी ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, कोई ऑर्गन डेवलप हो रहा है या डीजनरेट हो रहा है, जैसे इसकी नेक डेवलप हुई, इसके शोल्डर्स डेवलप हुए, इसके लेग्स मॉडिफाई हुए, विंग्स डीजनरेट हो गए, लेग्स डीजनरेट हो गए, ये सारे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है ना। तो ये जो था ये पार्ट एक्सेप्ट किया, सारे साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है ये होता है, पॉसिबल है। लेकिन उसका जो ट्रांसफर है, यानी जो सेकेंड पार्ट है, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि लैमार्क प्रॉपर प्रूफ नहीं दे पाया था कि ये कैरेक्टर्स किस तरीके से ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लैमार्किज्म जो है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट नहीं किया गया, सारे साइंटिस्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उसका एक पार्ट एक्सेप्ट किया गया, दूसरा एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, इस प्रिंसिपल को ही कहा जाता है एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इसको कहते हैं एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। मतलब क्या? एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स मतलब क्या? उसको नाम दे दिया उन्होंने, किस चीज को? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। बट कौन से कैरेक्टर्स? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये वाले कैरेक्टर्स जो उन्होंने हासिल किए, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, अब ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, तो उस प्रिंसिपल को कहेंगे एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो ये था हमारा लैमार्किज्म, समझ में आ गया है? क्या किया हमने इसमें, क्या क्या देखा हमने इसमें, कैसे कोई भी ऑर्गन डेवलप हो रहा है या डीजनरेट हो रहा है, किस बेसिस पे? उसके यूज या डिसयूज के बेसिस पे। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आ रहे हैं ऑर्गेनिजम्स में, और वो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिट हो रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रहे हैं। लेकिन ये वाला पार्ट सबने एक्सेप्ट किया कि चलो डेवलपमेंट, डीजनरेट होने की वजह से ऑर्गन्स क्या हो रहे हैं? इवॉल्व हो रहे हैं, एक्वायर हो रहे हैं कैरेक्टर्स, लेकिन उनका ट्रांसफर वाला जो पार्ट था दैट वाज रिजेक्टेड। सो दिस इज योर लैमार्किज्म, ठीक है। सो आफ्टर लैमार्किज्म वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज स्पेसिएशन। स्पेसिएशन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। स्पेसिएशन को हम सिंपल भाषा में बोले तो हम कह सकते हैं स्पेसिएशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। बेटा जो भी वर्ड की मीनिंग आपको पता नहीं है वो आपको कॉपीज में नोट डाउन करके रखने हैं। स्पेसिएशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। लेकिन ये स्पेसिएशन इस इवोल्यूशन से कैसे रिलेटेड है, क्या इन दोनों में रिलेशन है, वो अभी हमको देखना है। सो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि स्पीशीज क्या होती है, ठीक है। स्पीशीज क्या होती है? तो देखो, इट इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है। लेकिन कैसे ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अगर नेचुरली रिप्रोड्यूस करे तो वो फर्टाइल इंडिविजुअल्स बनाएंगे। फर्टाइल इंडिविजुअल मतलब क्या? दोज हु कैन रिप्रोड्यूस, यानी जो प्रोजेनी उनकी बनी है
जो ऑफस्प्रिंग ये ऑर्गेनिजम्स है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, इन्होंने नेचुरली रिप्रोडक्शन किया तो ऑफस्प्रिंग्स तैयार हुए। जो ऑफस्प्रिंग्स तैयार हुए, जो उनके चिल्ड्रन तैयार हुए, वो भी कैसे थे? फर्टाइल थे, मतलब वो चिल्ड्रन भी नॉर्मली रिप्रोड्यूस कर सकते थे। दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है फर्टाइल और उसका अपोजिट होता है स्टेराइल। अभी यहाँ पे आ गया तो आपको बता दे रही हूँ मैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए। फर्टाइल मतलब जो नॉर्मली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उनको हम कहेंगे फर्टाइल, और जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं उनको कहा जाता है स्टेराइल। ठीक है, स्टेराइल इंडिविजुअल बोलेंगे तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे आगे में, लेकिन फर्टाइल हमने कहा है यानी जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिकली हम ऐसे समझेंगे, स्पीशीज यानी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है और ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपस में नॉर्मली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल कोई भी दो डॉग की स्पीशीज हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लैब्राडोर हमने ले लिया और दूसरा हम एक ले लेते हैं पोमेरानियन। ये दो डॉग की स्पीशीज है, अलग अलग स्पीशीज है। डॉग की स्पीशीज इसलिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि डॉग की स्पीशीज सभी को पता होती है ना। उसको हम पोमेरानियन और लैब्राडोर को एक ही स्पीशीज में क्यों नहीं रख रहे? क्योंकि पोमेरानियन और लैब्राडोर नेचुरली आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? नेचुरली आपस में उनका क्रॉस हो सकता है क्या? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? नो, दे कांट रिप्रोड्यूस नेचुरली। इसका मतलब, लेकिन क्या सारे पोमेरानियन आपस में नेचुरली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? यस, दैट मीन्स ऑल द पोमेरानियन विल फॉर्म वन स्पीशीज। वैसे ही सारे के सारे लैब्राडोर जो है आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं म्यूचुअली, एक दूसरे के साथ में नेचुरली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो लैब्राडोर विल बी अनदर स्पीशीज। लेकिन क्योंकि पोमेरानियन और लैब्राडोर आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो वो दोनों को हम एक स्पीशीज में रख सकते हैं क्या? नहीं। तो आई होप अभी स्पीशीज क्या होती है ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन बींग, सारे के सारे ह्यूमन बींग्स जो नेचुरली आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ह्यूमन बींग हो गई एक स्पीशीज। डॉग्स को हम एक स्पीशीज नहीं कह सकते क्योंकि सारे के सारे डॉग्स आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसमें भी बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ डॉग्स है। जितने आपस में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट विल बी वन स्पीशीज लाइक पोमेरानियन, लैब्राडोर एंड देयर आर मेनी मोर बुलडॉग, बहुत सारे अलग अलग डॉग्स की स्पीशीज है। ठीक है, तो ये स्पीशीज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इवोल्यूशन से नई स्पीशीज तैयार हो रही है, ये हमको देखना है कि इवोल्यूशन से नई स्पीशीज कैसे तैयार हो रही है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल के मदद से समझाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन इवोल्यूशन से नई स्पीशीज फॉर्म हो रही है, यानी इवोल्यूशन से स्पेसिएशन हो रहा है। कैसे होगा? देखो, स्पीशीज जो है उसकी अपनी एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती है ना। जैसे कोई भी हमने एक प्लांट ले लो, जैसे स्ट्रॉबेरी एक स्पीशीज है, ठीक है, हर इसमें हम अप्लाई कर सकते हो। स्पीशीज प्लांट्स की भी होती है बेटा और एनिमल्स की भी हो सकती है। जैसे कि आप फ्लावरिंग प्लांट ले लो, हिबिस्कस और रोज हमने ले लिया, तो क्या हिबिस्कस और रोज दोनों में आपस में नेचुरल रिप्रोडक्शन होकर वो फ्लावर नहीं दे सकते। हिबिस्कस का रिप्रोडक्शन हिबिस्कस के ही मेल और फीमेल फ्लावर्स के साथ में होगा, रोज का भी वैसा ही होगा। तो समझ में आ रहा है, प्लांट्स में भी अलग अलग स्पीशीज होती है। तो स्पीशीज की अपनी एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती है। जैसे कि हम स्ट्रॉबेरी की बात करें तो वो ठंडी जगहों पे जैसे महाबलेश्वर वगैरह में हमको देखने को मिलेंगी। स्ट्रॉबेरी का पौधा आप लेकर आओ और नागपुर में लगाओ तो बेटा वो ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्पीशीज एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल कंडीशंस के लिए पर्टिकुलर होता है। फिर उसका एक फूड भी होता है, अपना अलग उसका फूड होता है। उसका हैबिटेट मतलब जहाँ वो पाया जाता है, उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड पीरियड इज डिफरेंट। ठीक है, यानी कितने समय के लिए वो रिप्रोडक्शन करता है, कितने सालों के लिए रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। हमको पता है ना कि कोई भी एनिमल, कोई भी इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर पीरियड तक ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसके बाद में उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी खत्म हो जाती है। तो वो हर स्पीशीज के लिए डिफरेंट होता है। उसकी जोग्राफिकल कंडीशंस अलग है जहाँ पे वो पाया जाता है, उसका फूड हैबिट अलग है, उसका हैबिटेट अलग है जहाँ वो पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी और पीरियड भी हर स्पीशीज का डिफरेंट होता है। अब किसी भी एक स्पीशीज में जेनेटिक वेरिएशन आ गया, यानी उसके जीन में, डीएनए में चेंजेस आ गए, या उसका जोग्राफिकल कंडीशन हमने बदल दिया, या उसमें कोई भी तरीके के रिप्रोडक्टिव चेंजेस आ गए। रिप्रोडक्टिव यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्पेशीज के डेफिनेशन में ही आ रहा है बेटा कि जो नेचुरल रिप्रोडक्शन कर पाएंगे उसी को हम एक स्पीशीज बोलेंगे। अब उसके रिप्रोडक्टिव चेंजेस ही हो गए, वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ही क्या, एक नई स्पीशीज फॉर्म हो गई, फॉर्मेशन ऑफ न्यू
वजह से हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज? रिप्रोडक्टिव चेंजेस के वजह से, जोग्राफिकल चेंजेस की वजह से, जेनेटिक वेरिएशन की वजह से, इन सब की वजह से रिप्रोडक्टिव चेंजेस हो सकता है। अभी देखो इवोल्यूशन और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज का कैसे रिलेशन है, देखो हम समझते हैं। देखो देयर इज वन बीटल, ठीक है, बीटल सबको पता होगा, बीटल एक तरीके का कीड़ा होता है बीटल। तो अभी वो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में पाया जाता है, पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में पाया जाता है। अब क्या हुआ, किसी वजह से ना ये बीटल, यहाँ का एक बीटल या कहो यहाँ के कुछ बीटल ये एरिया छोड़ के घूमते घूमते किसी दूसरे जोग्राफिकल एरिया में पहुँच गए, किसी दूसरे जोग्राफिकल एरिया में पहुँच गए। या ऐसा सोच लो कोई बर्ड इनको खाने के लिए आया और उनको पकड़ के लेकर गया और दूसरे जगह पे कहीं पे गिरा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक बीटल वन था, वो बीटल वन अभी एक जोग्राफिकल कंडीशन से दूसरे जोग्राफिकल कंडीशन में आ गया, यही बीटल वन, ठीक है, पूरा ही लिख देती हूँ, बीटल वन दूसरे जोग्राफिकल कंडीशन में आ गया। अब यहाँ पे जोग्राफिकल कंडीशंस अलग है, तो उसको सरवाइव करने के लिए अपने आप में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, जैसे कि हमने पढ़ा है डार्विन की थ्योरी में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसको जोग्राफिकल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए फिट होना पड़ेगा, यानी कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, यानी उसका इवोल्यूशन हुआ। लेकिन उसका इवोल्यूशन इतना ज़्यादा भी नहीं था कि वो इन बीटल्स के साथ में, यहाँ पे जो पाए जाने वाले बीटल्स हैं उनके साथ में रिप्रोड्यूस ना कर पाए, इतना ज़्यादा इवोल्यूशन उसका नहीं हुआ था, यानी वो स्टिल रिप्रोड्यूस कर पा रहा था। तो क्या नई स्पीशीज तैयार हुई गई इस बीटल की? नो, नई स्पीशीज अभी भी तैयार नहीं हुई, क्योंकि ये दोनों आपस में रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अब क्या हुआ, यहाँ से वो बीटल किसी तीसरे जोग्राफिकल कंडीशन में चले गया, सेम बीटल, अभी मैं एक बीटल नहीं बोल रही, ऐसे एक बीटल रहेगा तो ऑब्वियसली तो पेरिश हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे चले गए, उसमें से जो फिट थे सरवाइव करने के लिए वो बचे रहे, फिर वहाँ से भी वो दूसरे तीसरे जोग्राफिकल कंडीशन में चले गए, वहाँ पे सरवाइव करने के लिए उन्होंने चेंजेस शो किए। ये बहुत हजारों साल लग रहे हैं इस प्रोसेस को होने के लिए, इतना ध्यान में रखो, दिस प्रोसेस इज टेकिंग थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, ठीक है। लेकिन अब ये जो बीटल था वो यहाँ के बीटल के साथ में रिप्रोड्यूस कर सकता था, मतलब ये दोनों अलग स्पीशीज नहीं हुई, लेकिन ये जो थर्ड, ये समझ लो ए कंडीशन, बी कंडीशन और सी जोग्राफिकल कंडीशन, तो अब जब वो सी जोग्राफिकल कंडीशन में पहुंचा और उसने अपने चेंजेस लाए वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, और किसी रीजन से वो वापस इधर आया, किसी रीजन से वो वापस इधर आया, तो उसको उसमें क्या था, यहाँ पे जो पाए जाने वाले बीटल्स थे और ये जो बीटल्स थे, अब वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे नेचुरली। ये जो बीटल था जो थर्ड जोग्राफिकल कंडीशन से वापस से अपने नॉर्मल कंडीशन पे, नॉर्मल जोग्राफिकल कंडीशन में पहुंचा आफ्टर हजारों साल, यू कैन से, उसने हजारों साल में जरूरी मॉडिफिकेशन शो किए खुद को सर्वाइव करने के लिए, और फिर से किसी रीजन से वो वहीं पे पहुंच गया, लेकिन अब वो उसके साथ में रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है। जब वो नेचुरल रिप्रोडक्शन नहीं शो कर पा रहा है, तो क्या ये दोनों एक ही स्पीशीज के हो गए? नो, नाउ यू कैन से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, बीटल की एक नई स्पीशीज यहाँ पे तैयार हो गई। क्यों तैयार हुई? क्योंकि उसकी जोग्राफिकल कंडीशन चेंज हो गई, शायद उसके जीन में भी कुछ वेरिएशन आया होगा, म्यूटेशन, वो भी एक कारण हो सकता है, उसके रिप्रोडक्टिव चेंजेस हो गए, इसके वजह से अब वो नॉर्मल इसके साथ में रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, वो यहाँ से यहाँ गया, इवोल्यूशन हुआ, यहाँ से यहाँ आया, इवोल्यूशन हुआ, है ना। अब किसी रीजन से वापस इधर गया तो नई स्पीशीज बन चुकी थी बीटल की, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। नई स्पीशीज किसकी वजह से बनी? इवोल्यूशन की वजह से बनी। तो इसीलिए हमने बोला इवोल्यूशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। किस तरीके से? इवोल्यूशन की मदद से नई स्पीशीज फॉर्म हो रही है। समझ में आ गया अभी कैसे इवोल्यूशन की मदद से नई स्पीशीज फॉर्म हो रही है, हमने देखा। इसी को आप एक दो बार वीडियो खत्म होने के बाद एक दो बार फिर से देख लो, क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, किस तरीके से इवोल्यूशन से नई स्पीशीज तैयार हुई। तो हमेशा ये एग्जांपल ध्यान में रखना, ये एग्जांपल ध्यान में रखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हमने क्या देखा, एक बीटल है, वो माइग्रेट करके दूसरे जगह पे चला गया, तब भी वो कंपैटिबल थे, रिप्रोड्यूस कर पा रहे थे, फिर और तीसरे जगह पे चले गया, तो ये दूसरे के साथ तो कंपैटिबल था, लेकिन पहले के साथ में वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। इसका मतलब नई स्पीशीज फॉर्म हो गई। क्यों नई स्पीशीज फॉर्म हो गई? क्योंकि उसने चेंजेस शो किए, उसने इवोल्यूशन शो किया। समझ में आया? इस तरीके से नई स्पीशीज फॉर्म हुई। अगेन जेनेटिक वेरिएशन की वजह से हो सकती है, जोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस, एंड अगेन आपने कितना दिया है,
जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब भी क्या, आइसोलेशन मतलब उसको उतने एरिया तक ही सीमित कर दिया। जैसे अभी हम आइसोलेशन में है ना, कहते हैं होम आइसोलेशन, होम क्वारंटाइन, आइसोलेट करके रखा है ना, उतने ही जगह में हमको रहना है। तो वैसे ही बीटल को उतने ही जगह में रहना है, तो उसने चेंजेस शो किए, चेंजेस शो किए तो इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ तो नई स्पीशीज फॉर्म हुई। तो इस तरीके से जोग्राफिकल या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, यानी हम उसको उतने ही इंडिविजुअल्स के साथ में रिप्रोड्यूस करने दे रहे हैं, उससे ज़्यादा के साथ में नहीं, यानी वो भी हमने आइसोलेट कर दिया है। तो दिस ऑल्सो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। ये सारे टॉपिक के आपको नोट्स बना लेने हैं बेटा, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बना लेने हैं टेक्स्ट बुक से देख के। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसके बाद में लैमार्किज्म और उसके बाद में स्पेसिएशन, पूरे पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बना लेने हैं आपको। ये चैप्टर खत्म होने के बाद आपको होमवर्क में क्या करना है, नोट्स तो प्रिपेयर कर ही लेने हैं, पूरा चैप्टर भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है आपको, एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना है, और जो आपके क्वेश्चन आंसर्स है वो भी हम आपको सेंड कर देंगे आफ्टर दिस चैप्टर गेट्स ओवर। आपके पास आप तक व्हाट्सएप के ज़रिए आपको क्वेश्चन आंसर्स भेज दिए जाएंगे, वो आपको अपने कॉपीज़ में लिखने हैं। वो सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको अपने कॉपीज़ में नोट डाउन करने हैं और 1-2 दिन में ये चैप्टर पूरा लर्न करके फिनिश कर देना है। क्लियर हो गया सबको? ठीक है बेटा, तो अपन देख चुके हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, सारी चीज़ें, सारे कंसेप्ट अपन देख चुके हैं। अभी हमको देखना है पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ। हम हमेशा से सुनता है कि ह्यूमन बीइंग्स के जो एंसेस्टर्स है वो है मंकी, मंकी से इवॉल्व होकर ह्यूमन बीइंग्स बने। तो ये पूरी प्रोसेस कैसे हुई वो अभी हमको ह्यूमन इवोल्यूशन के पार्ट में देखनी है। ओके, सो वी ऑल नो दैट जो बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब जो जैविक विविधता आज अर्थ पे प्रेजेंट है, जितने भी लाइफ फॉर्म्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स आज अर्थ पे प्रेजेंट है, वो कहाँ से आए? वो उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, या इवोल्यूशन में हमने स्टार्टिंग में देखा है लास्ट लेक्चर में कि इवोल्यूशन कहाँ से हुआ? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो ओशन में, सी में, समुद्र में फॉर्म हुआ था, वहाँ से ये बायोडाइवर्सिटी कहीं ना कहीं आई है एक सेल से ही। उसके बाद में अब देखते हैं हम 7 करोड़ ईयर्स अगो क्या हुआ, अर्थ से डायनासोर्स डिसअपियर हो गए। अर्थ से डायनासोर्स डिसअपियर कब हुए? 7 करोड़ ईयर्स अगो। अब जब अर्थ से डायनासोर्स डिसअपियर हो गए तो उसी समय पे क्या हुआ, जो मॉडर्न लेमूर है ना, लेमूर के जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे प्रेजेंट थे, लेमूर के जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे प्रेजेंट थे। लेमूर यू कैन से इट इज अ काइंड ऑफ मंकी। आप लोग क्या करना, अगर आपके पास टाइम है तो एक बार ये लेमूर वगैरह की पिक्चर्स गूगल करके देख लेना, तो आपको वहाँ पे इमेजेस क्लियरली दिख जाएंगी, तो आपके कंसेप्ट और क्लियर होगा। तो लेमूर लाइक जो मंकीज है, जो आज प्रेजेंट डे लेमूर है, उसके जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म 7 करोड़ ईयर्स अगो अर्थ पे प्रेजेंट थे, वो इवॉल्व होके, उनसे इवॉल्व होके क्या बने? मंकी लाइक एनिमल्स बने। कैसे बने? किससे बने? मॉडर्न लेमूर लाइक ऑर्गेनिजम्स, यानी आज अर्थ पे जो लेमूर है उनके जैसे ऑर्गेनिज्म से क्या बने? मंकी लाइक एनिमल्स बने। फिर ये कब हुआ? 7 करोड़ ईयर्स अगो। फिर 4 करोड़ ईयर्स अगो क्या हुआ? उनका टेल डिसअपियर हो गया, उनका टेल डिसअपियर हो गया। कहाँ पे? और ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे मंकी लाइक एनिमल्स कहाँ पे मिले? अफ्रीका में मिले, लेकिन उनके पास में टेल नहीं थी। कब? 4 करोड़ ईयर्स अगो। फिर उनका क्या हुआ? उनका और फर्दर डेवलपमेंट हुआ, फर्दर डेवलपमेंट लाइक देयर ब्रेन एनलार्ज, उनका ब्रेन एनलार्ज हुआ, ब्रेन बड़ा हुआ, हैंड्स इंप्रूव, हैंड उनके अच्छे से और डेवलप हुए, ग्रो हुए, और तब जाके हम उनको कहने लगे एप लाइक एनिमल्स। उनको क्या कहने लगे? एप लाइक एनिमल्स। ठीक है, कब? एप मतलब एप जिसको टेल नहीं होती है, टेल नहीं होती है और वो चारों पैरों पे चलता है, क्वाड्रूपेडर होता है, 4 पैरों पे चलता है, उसको हम कहते हैं एप। तो उसका ब्रेन एनलार्ज हो गया, टेल तो डिसअपियर हो चुकी थी, हैंड्स इंप्रूव हुए, और ऐसे एप लाइक एनिमल्स कहाँ पे पहुंचे? ऐसे एप लाइक एनिमल्स पहुंचे साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया। ऐसे एप लाइक एनिमल्स कहाँ पे पहुंचे? साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया। और उनको कहा गिबॉन एंड ओरांगुटान, गिबॉन एंड ओरांगुटान। इनको क्या कहने लगे हम? गिबॉन एंड ओरांगुटान। कब? देखो 7 करोड़ साल पहले क्या हुआ? डायनासोर्स चले गए, लेमूर लाइक एनिमल्स से मंकी लाइक एनिमल्स बने। 4 करोड़ साल पहले उनके टेल भी डिसअपियर हो गए, वो कहाँ पे पाए जाने लगे? अफ्रीका। फिर अफ्रीका से जब वो साउथ और नॉर्थ ईस्ट एशिया पहुंचे तो उस दौरान उनका ब्रेन एनलार्ज हो चुका था, उनका हैंड्स इंप्रूव
गिबॉन एंड ओरांगुटान। लेकिन कुछ जो थे वो अफ्रीका में ही रह गए, कुछ जो थे अफ्रीका में ही रह गए, वहीं पे उनका डेवलपमेंट हुआ। उनको हमने कहा गोरिल्ला एंड चिंपांजी, उनको हमने कहा गोरिल्ला एंड चिंपांजी। कब? सम 2.5 करोड़ ईयर्स हो गए, यानी 2.5 करोड़ साल पहले की बात है। 4 करोड़ साल पहले उनकी टेल डिसअपीयर हो गई, कुछ अफ्रीका में ही रह गए, कुछ साउथ और नॉर्थ ईस्ट एशिया में आ गए। मीनवाइल जब ये 4 और 2.5 करोड़ के बीच में जो समय है, उतने 1-1.5 करोड़ साल में उनका और ब्रेन डेवलप हुआ, हैंड्स इंप्रूव हुए, और जो अफ्रीका में ही रह गए उनको हमने कहा गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, और जो साउथ और नॉर्थ ईस्ट एशिया में पहुंच गए उनको हमने कहा गोरिल्ला, गिबॉन एंड ओरांगुटान। ओके, अब 2.5 करोड़ साल से हम अगर कुछ 2 करोड़ साल पहले की बात करते हैं तो इवोल्यूशन एक अलग तरीके से हुआ। 2 करोड़ साल पहले इवोल्यूशन अलग तरीके से हुआ। कैसे अलग तरीके से हुआ? अभी तक वो हाथ का इस्तेमाल ये लोग सब चलने के लिए करते थे, क्वाड्रूपेडल थे, 4 पैरों पे चलते थे, 4 हाथों पे चलते थे, ऐसा बोल सकते हो आप। लेकिन 2 करोड़ साल पहले उनके हैंड जो थे ना, वो खाना खाने के लिए और बाकी काम करने के लिए हैंड वो यूज़ करने लगे, चलने के लिए हैंड्स कम यूज़ करने लगे। इसलिए हमने बोला कि 2 करोड़ साल पहले उनका इवोल्यूशन जो है वो एक अलग तरीके से हुआ। और फिर क्या हुआ? वो लैंड में भी रहने लगे। दे स्टार्टेड टू लिव ऑन लैंड। व्हाई? बिकॉज जो फॉरेस्ट था वो फॉरेस्ट डिक्लाइन हो गया था, फॉरेस्ट कम हो गया था, ड्राई इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से सूखे की वजह से क्या हुआ था, लैंड फॉरेस्ट खत्म हो चुके थे, तो उन्होंने ज़मीन पे रहना चालू किया। अब जब वो ज़मीन पे रहने लगे और अपने हाथों से खाना खाने लगे और हाथों का यूज़ करने लगे, मीनवाइल उस दौरान क्या हुआ, उनकी जो लंबर बोन जो है वो भी डेवलप हो गई। लंबर बोन मतलब जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें जो नीचे वाली बोन्स होती है उनको कहते हैं लंबर बोन्स। तो वो लंबर बोन उसकी डेवलप हुई। और इरेक्ट मतलब स्ट्रेट, जैसे ह्यूमन बीइंग स्ट्रेट खड़ा रहता है ना, उसको कहते हैं इरेक्ट पोस्चर। तो वो इरेक्ट कब हुआ? जब उसकी लंबर बोन डेवलप हुई तो वो इरेक्ट सीधा खड़ा रहने लगा। अभी तक एप सीधे खड़े रहते थे, वो तो 4 पैरों पे चलते थे, पूरे झुके हुए थे। ये भी हैंड का तो यूज़ कर रहे थे लेकिन झुके हुए थे, पूरे स्ट्रेट नहीं थे। लेकिन जैसे उनकी लंबर बोन डेवलप हुई उनका पोस्चर इरेक्ट हो गया। हैंड्स, जब वो पोस्चर इरेक्ट हो गया तो भी हैंड उनके ज़मीन को टच नहीं कर रहे हैं, तो हैंड्स भी एकदम फ्री हो गए उनके, और वो बाकी कामों के लिए हैंड्स यूज़ करने लगे। इन्हीं को हमने बोला फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल्स। इसके पहले तक हम इनको ह्यूमन लाइक एनिमल्स नहीं बोल रहे थे, देवर एप्स, देवर मंकी लाइक एनिमल्स। उनको हमने ह्यूमन लाइक बोला क्या? नहीं। लेकिन जैसे ही कुछ 2 करोड़ साल पहले उसका पोस्चर इरेक्ट हो गया, वो हाथ का यूज़ करने लगा, तब हमने उसको कहा कि वो है फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल्स। ओके, अब ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल का सबसे पहला रिकॉर्ड कहाँ पे मिला हमको? ये हमको मिला ईस्ट अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में। और उसको हमने नाम दिया रामापिथेकस एप, उसको नाम दिया रामापिथेकस एप। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता चला वो ईस्ट अफ्रीका में मिला? अगेन फॉसिल उसका वहाँ पे मिला, जब खुदाई हुई तो फॉसिल उसको मिला, उसको नाम दे दिया रामापिथेकस, ठीक है। और उसका एज भी हम पता लगा सकते हैं, जैसे देखो हमने सीखा है लास्ट लेक्चर में कार्बन डेटिंग मेथड से फॉसिल की हम एज भी पता लगा सकते हैं और बता सकते हैं कि ये रामापिथेकस कितने साल पहले एग्जिस्ट करता हुआ है। फिर उसके बाद में क्या हुआ? एप जो है उसका साइज बढ़ने लगा। एप स्टार्टेड टू ग्रो इन साइज, दे बिकेम मोर इंटेलिजेंट, दे बिकेम मोर इंटेलिजेंट। और जब ऐसा हुआ तो एप ऑफ साउथ अफ्रीका हम उनको कहने लगे सम 40 ईयर्स अगो। वाई एप ऑफ साउथ अफ्रीका? क्योंकि ऐसा एप जिसका साइज बढ़ चुका था, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट था, वो हमको कहाँ मिला? वो हमको साउथ अफ्रीका में मिला। उसके फॉसिल्स हमको साउथ अफ्रीका में मिले। फॉसिल की एज जब पता लगे तो पता चला 40 साल पुराना फॉसिल है, इसीलिए हम ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँच पाए इस इन्फॉर्मेशन तक। फिर 20 लाख साल पहले क्या हुआ? जो ह्यूमन बीइंग्स है, 20 लाख साल पहले के जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उसको हमने होमो जीनस में इंक्लूड किया। देखो ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। इसमें से ये जो दूसरा नेम होता है उसको हम कहते हैं स्पीशीज का नाम, और पहला वाला जो नाम होता है उसको हम कहते हैं जीनस का नाम। एक जीनस में कई सारी अलग अलग स्पीशीज आ सकती है।
तो इसको हमने होमोजीनस में रखा, यानी 20 लाख साल पहले का जो इंसान था वो आज के इंसान जैसा तो नहीं था, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर था, इसीलिए हमने उसको होमोजीनस में रखा। 15 लाख साल पहले क्या हुआ, ह्यूमन एकदम इरेक्ट पोस्चर में चलने लगा, एकदम सीधा वो चलने लगा। और ये कहाँ पे पाए गए, ये पाए गए चाइना और इंडोनेशिया, मतलब एशिया में मिले, ये चाइना और इंडोनेशिया में मिले। कब, 15 लाख साल पहले। फिर उस दौरान उसके ब्रेन का और डेवलपमेंट हुआ, ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ तो वो ह्यूमन लाइक ऑर्गेनिज्म ने, वो ह्यूमन लाइक एनिमल ने फायर डिस्कवर कर लिया, आग की खोज कर ली। कब, तकरीबन कुछ 1 लाख साल पहले या 1 लाख साल का उसको टाइम लगा। इतने टाइम में उसने क्या किया, फायर की खोज करी। ये सब हम हिस्ट्री में थोड़ा देख चुके हैं, ठीक है। एक बार फिर इसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। ह्यूमन इवोल्यूशन, सबसे पहले हमने देखा 7 करोड़ साल पहले डायनासोर डिसअपियर हुए, मॉडर्न लेमूर लाइक ऑर्गेनिजम्स से मंकी लाइक ऑर्गेनिजम्स बने, ठीक है। फिर 4 करोड़ ईयर्स अगो पहले क्या हुआ, उसकी टेल डिसअपियर हो गई, उसकी टेल डिसअपियर हो गई। उसके बाद में उसका ब्रेन एनलार्ज हुआ, ब्रेन एनलार्ज हुआ, हैंड्स इंप्रूव हुए, हम उसको एप लाइक एनिमल कहने लगे। जो अफ्रीका में ही रह गए उनसे बना गोरिल्ला और चिंपैंजी। जो साउथ और नॉर्थ ईस्ट एशिया में चले गए उससे बना गिबॉन एंड ओरंगुटैन, ठीक है। कब, 2.5 करोड़ साल पहले। फिर 2 करोड़ साल पहले उनके हाथ फ्री हो गए, वो हाथ खाना खाने के लिए यूज करने लगे और लैंड पे रहने लगे। फिर उनका लंबर बोन डेवलप हुआ, लंबर बोन डेवलप हुआ तो इरेक्ट वो रहने लगे, हैंड्स उनके फ्री थे, हैंड्स वर फ्री, ठीक है। और फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल्स हम उनको कहने लगे। फिर फर्स्ट रिकॉर्ड हमको रामापिथेकस एप के फॉर्म में हमारे पास आज है, वो ईस्ट अफ्रीका में पाया गया। फिर उस एप जो था उसका साइज इंप्रूव हुआ और इंटेलिजेंट वो बना, और कहाँ पे था वो, साउथ अफ्रीका में, कुछ 40 लाख साल पहले। 20 लाख साल पहले हमने उसको ये होमोजीनस में इंक्लूड कर लिया क्योंकि वो प्रेजेंट ह्यूमन जैसा काफ़ी सिमिलर था। 15 साल पहले वो एकदम इरेक्ट हो चुका था, चाइना और इंडोनेशिया पहुंच चुका था, चाइना इंडोनेशिया पहुंच चुका था। और फिर उसका और 1 लाख साल तक डेवलपमेंट हुआ उसके ब्रेन का, और फिर उसने फायर को, क्या कहेंगे हम, फायर उसने इन्वेंट किया। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। सो हमने देखा कि सम 1 लाख ईयर्स अगो क्या हुआ, उसने फायर को डेवलप कर लिया था, फायर इन्वेंट कर लिया था। अब देखो 50,000 साल पहले क्या हुआ, 50,000 ईयर्स अगो ब्रेन जो था वो उसका सफिशिएंटली इवॉल्व हो चुका था, यानी बहुत अच्छी तरीके से इवॉल्व वो ब्रेन हो चुका था। उसको हमने कहा वाइज मैन। वाइज मैन मतलब उसको स्किल आ चुकी थी। 20 लाख ईयर्स अगो वाले ह्यूमन को जब हमने होमोजीनस में रखा तो हम उसको स्किल्ड ह्यूमन कह सकते थे, स्किल उसने हासिल कर ली थी, और हम उसको अभी होमोसेपियंस में इंक्लूड कर सकते थे, होमोसेपियंस में इंक्लूड कर सकते थे। वो प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग जैसा था, काफ़ी सिमिलर था और काफ़ी वाइज था। फिर निएंडरथल मैन को हम फर्स्ट वाइज मैन कहते हैं। नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, 2 नाम, इस पे MCQs या आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो निएंडरथल मैन को हम कहते हैं फर्स्ट वाइज मैन। और 50,000 साल के बाद में आगे मैंने 50,000 साल पहले, 40,000 साल पहले का जो मैन है उसको कहते हैं क्रो-मैग्नन मैन, उसको कहते हैं क्रो-मैग्नन मैन। अब इसके आगे का जो इवोल्यूशन है 50,000 साल पहले के बाद में जो इवोल्यूशन हुआ वो इवोल्यूशन बहुत फास्ट था। 10,000 साल पहले जो ह्यूमन बीइंग था उसने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। 10,000 साल से ह्यूमन बीइंग्स एग्रीकल्चर करते आ रहे हैं। उसने साथ में कैटल रियर करना चालू कर दिया, यानी पशुपालन उसने चालू कर दिया। उसके बाद में उसने सोसाइटीज एस्टैब्लिश कर लिया, यानी अभी वो अपने फैमिली के साथ में और दूसरी फैमिलीज के साथ में मिल के सोसाइटी बना के, सिटीज बना के वो रहने लगे, झुंड में वो रहने लगे, अकेले नहीं रहते थे। फिर 5,000 साल पहले ह्यूमन बीइंग ने किसके इन्वेंट किया, उसने इन्वेंट किया राइटिंग, यानी राइटिंग का आर्ट उसने इन्वेंट किया। और तब से ही हम हिस्ट्री की स्टडी कर पा रहे हैं, हिस्ट्री को रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। क्योंकि जब तक हम हिस्ट्री हम आज क्यों पढ़ रहे हैं, हमको कैसे पता कि ये सारी चीज़ें हुई थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें लिखित में प्रेजेंट है, राइटिंग में प्रेजेंट है। लेकिन 5,000 साल पहले इंसान को लिखना ही नहीं आता था, तो वो क्या चीज़ें रिकॉर्ड करके रखेंगे, है ना। ये सारा तो हम आज जो स्टडी हुई है फॉसिल्स वगैरह उसके मदद से बता रहे हैं। लेकिन 5,000 साल के मतलब 5,000 साल पहले उसने लिखना सीख लिया था, तभी से हिस्ट्री चालू हुई
इसका हिस्ट्री चालू हुई का मतलब क्या, रिकॉर्ड हमारे पास लिखा हुआ है जिसका था कि तभी उसने लिखना सीखा। फिर 400 साल पहले उसने मॉडर्न साइंसेस सीखे। मॉडर्न साइंसेस मतलब मेडिसिन वगैरह, ठीक है। मॉडर्न साइंसेस में मेडिसिन, इंजीनियरिंग एंड ऑल, वो कब चालू किया उसने, 400 साल पहले। फिर 200 साल पहले क्या हुआ, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और इंडस्ट्रीज उसने एस्टैब्लिश किया, इंडस्ट्रीज लगाना चालू की मैन ने। स्टिल इतना ज़्यादा इवोल्यूशन हो चुका है एंड स्टिल वी आर सर्चिंग फॉर रूट्स ऑफ ह्यूमन एंसेस्ट्री। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश चलते ही रहती है कि ह्यूमन की एंसेस्ट्री यानी ह्यूमन के पूर्वज कैसे थे, कौन थे, किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, कैसे आज प्रेजेंट डे ह्यूमन बीइंग बना, इसकी स्टडी अभी भी जारी है। तो अभी तक हमने क्या देखा है, ह्यूमन इवोल्यूशन। देखो बेटा, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड करनी है। ऐसा नहीं कि आप लेक्चर्स देख रहे हो, सुन रहे हो, बस उतना ही कर रहे हो, नहीं, आपको टेक्स्ट बुक अच्छे से वर्ड टू वर्ड रीड करनी है, ठीक है। कोई भी आपको डाउट है तो आपको कमेंट बॉक्स में जाके डाउट अपना बताना है, आपको अपनी अटेंडेंस लगानी है, प्रेजेंट ही लगानी है, बार बार प्रेजेंट ही आपको लगाते रहनी है कमेंट बॉक्स में जाके, ठीक है। और अपनी टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड करनी है, पूरी टेक्स्ट बुक, पूरा चैप्टर आपको रीड करना है। कोई डिफिकल्टी है तो पूछना है, ठीक है। उसके बाद में जो टेक्स्ट बुक में आपके क्वेश्चन दिए बिटवीन द चैप्टर, कैन यू टेल, कैन यू रिकॉल, वो सारा आपको अच्छे से अपने कॉपीज में लिखना है, नोट्स तैयार करने हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन अच्छे से पॉइंट वाइज, जैसे अपन ने लिखा था बोर्ड पे, वैसे अच्छे से पॉइंट वाइज, आपको ऐसे फ्लो चार्ट मैनर में नहीं करना है, आपको पूरे सेंटेंस बना के पॉइंट वाइज अच्छे से नोट्स तैयार कर लेने हैं। क्यों, वाई, बिकॉज इस पे इंडिविजुअल क्वेश्चन आते हैं बेटा। ह्यूमन इवोल्यूशन पे इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है आपको 5 मार्क्स के लिए, या सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को पूछ सकता है इन सब चीज़ों पे, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर्स भी सेंड करेंगे, वो भी आपको अपने कॉपी में लिख के पूरा प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। कॉपीज में लिख के पूरा प्रिपेयर कर लेना है अभी के अभी, ओके। तो अभी हमने ह्यूमन इवोल्यूशन में क्या क्या देखा, हमने देखा कि 7 करोड़ ईयर्स अगो डायनासोर्स अर्थ से गायब हो गए, उसके बाद में लेमूर लाइक एनिमल से मंकी लाइक एनिमल बना। फिर 5 करोड़ ईयर्स अगो पहले क्या हुआ, 4 करोड़ ईयर्स अगो उसने टेल लॉस्ट कर दी। फिर 2.5 करोड़ ईयर्स अगो पहले क्या हुआ, वो गोरिल्ला, गिबॉन, ओरंगुटैन बनी। उसके बाद में क्या हुआ, उसने अपना लैंड पे रहना चालू किया, इरेक्ट पॉस्चर हो गया, फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल्स वहाँ पे आए। रामापिथेकस फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल हम कहेंगे, रामापिथेकस। देन 40 लाख ईयर्स अगो पहले क्या हुआ, और इंटेलिजेंट हो गया, इसको हम स्किल्ड ह्यूमन कहने लगे, होमोजीनियस में इंक्लूड किया हमने उसको। 15 लाख साल पहले क्या हुआ, ह्यूमन ने इरेक्ट पोस्चर हासिल कर लिया था और वो चाइना और इंडोनेशिया में मिलने लगा। फिर उसने फायर इन्वेंट की, उसका ब्रेन डेवलप हो गया, तो हमने उसको वाइज मैन कहा। पहला एग्जाम्पल है नेंडरथल मैन, क्रो-मैग्नन मैन 50,000 साल पहले वाला। 10,000 साल पहले उसने एग्रीकल्चर किया, कैटल्स उसने पालने चालू किए, पशुपालन किया उसने, सोसाइटीज वो एस्टैब्लिश करके रहने लगा। फिर राइटिंग का आर्ट उसने इन्वेंट किया, मॉडर्न साइंसेस, इंडस्ट्रीज, ऐसे सब उसने इन्वेंट किया। तो ये चैप्टर में अपन ने हेरिडिटी, इवोल्यूशन पूरा का पूरा कवर किया है। स्टार्टिंग की जो प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, ये सब बहुत अच्छे से कर लेनी है आपको। सेंट्रल डोग्मा सब अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, विथ डायग्राम प्रैक्टिस करनी है, और होमवर्क हमको सेंड करना है। अगर आप होमवर्क प्रॉपरली सेंड नहीं करोगे तो हम उसको वीडियोस भेजना या आपको ऑनलाइन लेक्चर में ज्वाइन करना भी बंद कर देंगे बेटा। होमवर्क आपको प्रॉपरली भेजना ही है। आई होप आपको आज का पूरा लेक्चर समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।